completed. So today we'll discuss about the structure of a nerve cell. Structure of a nerve cell, resting potential, action potential, propagation of action, potential as a impulse, oscillatory conduction, न्यूरोट्रांसमिशन, इन सारी चीजों को हम करेंगे आज की क्लास में. पहले सिंपल से टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूरॉन दिखता कैसे है, हाउ इट्स लुक लाइक एंड हाउ इट्स बिहेव, हाउ इट्स व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ हिज न्यूरॉन. न्यूरॉन्स कई तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपोलर, बाइपोलर और इस तरह के यूनिपोलर टाइप्स के पाए जाते हैं. तो हम मेजर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखिए जो मेजरली पाया जाता है स्ट्रक्चर. ठीक है, मेजर सिंपल टिपिकल न्यूरॉन्स को हम देखना स्टार्ट करते हैं. पहला क्या है, स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, मैं नोटर्स यूज कर लेता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो. ये बहुत स्लो चल रहा है. सेल बॉडी, सेल बॉडी क्या हो गया, जो मेजर पार्ट है. पहले क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन है उसके पास होता है ये न्यूक्लियस. ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ you can see that neurons and the structure around it surrounds the cell body, surrounds the nucleus is known as cell body. इसमें न्यूक्लियस होता है और सेल बॉडी से जो रीजन्स निकलते हैं उसे डेंड्राइट्स कहते हैं. ये क्या है, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स. अब क्या देखते हैं स्ट्रक्चर, एक्सोन, जो सेल बॉडी का आउटग्रोथ है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सोन पार्ट. इस एक्सोन में क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है एक्सोन. इसके ऊपर कवरिंग होती है. ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, कवरिंग होती है, सित बनी होती है ना. तो इसको क्या क्या किस नाम से जाना जाता है, माइलिन सित. ठीक है, माइलिन सित के नाम से जाना जाता है. और इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, स्वान सेल्स. ठीक है, माइलिन सित मतलब लेयर ऑफ सेल. ठीक है, लेयर्स, माइलिन सित. और इसके अंदर ऊपर क्या पाया जाता है, स्वान सेल. ये एक मेजर स्ट्रक्चर हमने देख लिया किसका, न्यूरॉन्स का. क्या क्या स्ट्रक्चर, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सोन, स्वान सेल्स, नोड्स ऑफ रैनवीर. दो माइलिन सित के बीच में जो स्पेस, खाली स्पेस रह जाता है उसे नोड ऑफ रैनवीर कहते हैं. ठीक है, और जो इंड ऑफ द एक्सोन का जो इंड है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिनेप्टिक नोब. ये सब क्या है, सिनेप्टिक नोब. यही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं. ठीक है, न्यूरो, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नोब. ठीक है, ये एक्सोन इंड भी कहते हैं, एक्सोन इंड भी. ओके, स्ट्रक्चर देखते हैं. तो अब न्यूरॉन्स के अलग अलग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं. पहला क्या स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स. ये क्या करता है, सिग्नल को, कंडक्ट्स द सिग्नल्स टुवर्ड द सेल बॉडी. डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आता है, ये देखिए डेंड्राइट से इससे इंफॉर्मेशन आया, सेल बॉडी को पहुंचा, सेल बॉडी से एक्सोन में जाएगा, एक्सोन से किस में चला जाएगा, सिनेप्टिक नोब में, और सिनेप्टिक नोब से दूसरे न्यूरॉन्स में चला जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से. ठीक है, तो ये सिग्नल ऐसा प्रोसेस चलता है. सिग्नल्स कम फ्रॉम सेंसरी सेल्स और नाइबरिंग न्यूरॉन्स. ठीक है, आसपास के न्यूरॉन से आता है. एक्सोन्स सिंगल फाइबर है, इसे कंडक्टिंग जोन कहते हैं, मतलब जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को. कंडक्ट सिग्नल, सिग्नल को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स इफेक्टर सेल्स को पहुंचाता है. ठीक है, सेल बॉडी से दूर सिनेप्टिक नोब की तरफ, एक्सोन इंड की तरफ. और जो एक्सोन इंड है, एक्सोन इंडिंग, ये क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे, 100 to 1000, जैसा हमने अभी डायग्राम में देखा था ब्रांचेस. तो हर एक के लास्ट इंड में क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, और ये सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का
काम करता है। ठीक है, ये टिपिकल न्यूरॉन्स इस तरह से दिखता है स्ट्रक्चर। ठीक है, टिपिकल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं सीधा। देखिए, हमारा मेन टॉपिक है रेस्टिंग पोटेंशियल। एक मैंने ओवरव्यूज दे दिया आपको न्यूरॉन्स के बारे में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा आज का टारगेट है रेस्टिंग पोटेंशियल और कैसे नर्व का इम्पल्स ट्रांसमिशन होती है, उनके बारे में पढ़ना हमारा मेन टारगेट है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन वोल्टेज। क्या है? डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल एज मेजर्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड और आउटसाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस इसी तरह से कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल कैसा कंडीशन है? रेस्टिंग पोटेंशियल is the difference in voltage between inside and outside of a cell। किसी भी सेल के आउटसाइड और इनसाइड में सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जो डिफरेंस है वोल्टेज का, उसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड, जब न्यूरॉन स्टिमुलेशन के प्रोसेस में नहीं है, स्थिर है, इट मेंटेन्स ए रेस्टिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन कर सकता है। फिर से ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, तो वर्ड से क्लियर, रेस्टिंग मतलब उस समय कोई भी नर्व कंडक्शन या नर्व स्टिमुलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, नर्व स्टिमुलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ओके। देखिए, ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये कैसा पोटेंशियल है? जब हमारे जो सेल्स है, जो हमारी न्यूरॉन्स है, वो किस कंडीशन में? रेस्ट की कंडीशन में। मतलब पोटेंशियल जो डिफरेंस, कैसा पोटेंशियल डिफरेंस है? वोल्टेज बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और रेस्टिंग कंडीशन को भी न्यूरॉन का स्टिमुलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, न्यूरॉन इज नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड। ठीक है, तो वो कितना होता है रेंज इसका? -40 टू -90 मिली वोल्ट। ठीक है, और एवरेज की बात की जाए तो -70 मिली वोल्ट्स के आसपास होता है। ठीक है, तो ये जनरली कंसिडर किया जा सकता है रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल, two major forces act on ions in establishing the resting potential membrane। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए दो मेजर फोर्सेस लगते हैं। किसका? आयंस का। आयंस क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पॉजिटिव, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, उसे आयंस कहेंगे। ठीक है, और चार्ज्ड है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आयंस कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कैसे प्रोड्यूस होता है? इसके आयंस क्यों प्रोड्यूस हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है अनइक्वल। जहां अनइक्वल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम और ज्यादा है, इनसाइड और आउटसाइड। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरे किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन किधर, सेल मेम्ब्रेन की इनसाइड ज्यादा है कि आउटसाइड ज्यादा है? ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द अनइक्वल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड। बहुत ही सिंपल है कि एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन के बीच में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है आयंस का, वो कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो किसी भी रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन का जनरेट होने का या एस्टेब्लिश होने का।
ठीक है, दो फैक्टर है, एक तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, अनइक्वल चार्जेस की वजह से इनसाइड और आउटसाइड, दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, तो इसमें मेजर रोल कौन करता है? आयंस, सोडियम एंड पोटासियम पंप। सोडियम और पोटासियम पंप क्या करता है? क्रिएट सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या करता है? सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। ठीक है, दो लेयर के बीच में एक सफिशिएंट सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज ले आता। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम इज मच हायर इनसाइड द सेल। जो कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम प्लस है, पोटासियम है, इज मच हायर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा कंटेंट्स ज्यादा होता है, पोटासियम मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पोटासियम इज मच हायर इनसाइड द सेल। मेम्ब्रेन नॉट परमेबल टू नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस को इंटर करने नहीं देता। ठीक है, इंटर करने नहीं देता। मेम्ब्रेन नॉट परमेबल टू नेगेटिव आयंस, इसलिए पोटासियम जो है पॉजिटिव आयन है, ये तो इनसाइड बॉडी में रह जाता है, नेगेटिव आयंस आउटसाइड रहता है। लीड्स टू बिल्डअप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आउटसाइड एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड। इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज को आउटसाइड की ओर जाने की इच्छा और नेगेटिव चार्जेस को इनसाइड आने की प्रोसेस एक दूसरे को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स टू ब्रिंग पोटासियम बैक इनसाइड द सेल, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स है सेल के अंदर, वो उसी को अंदर ही पोटासियम सेल के इनसाइड ही कैरी करके रखता है। ठीक है, इनसाइड, बैक इनसाइड द सेल। और तीसरा फैक्टर, एक अगला फैक्टर है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। जब इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कैसा होगा? जब बैलेंस है, इनसाइड और आउटसाइड दोनों क्या है? बैलेंस है। बैलेंस बिटवीन डिफ्यूजनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। जो डिफ्यूजनल फोर्स है और इलेक्ट्रिकल फोर्स जब दोनों बैलेंस है, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा पोटेंशियल का। क्या कहा मैंने? जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन जो फोर्स है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है। और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो आयंस के डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। अब देखते हैं एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल देखिए आपने। एक्शन पोटेंशियल may be defined as the entire series of changes which contribute towards the changes in membrane potential. क्या एक्शन पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन प्रोसेस है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन प्रोसेस कह सकते हैं। एक इंटायर सीरीज है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेम्ब्रेन में पोटेंशियल चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। किस टाइप का? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ चेंजेस है, अलग अलग चेंजेस है, अलग अलग प्रोसेस है, उनको फॉरवर्ड किया जाता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस पोटेंशियल में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल में, एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट व्हेन डीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल कब होता है? हमने तो रेस्टिंग पोटेंशियल देख लिया, अब एक्शन पोटेंशियल कब होगा? एक्शन पोटेंशियल कब होगा? जब रिजल्ट विथ व्हेन डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन की कंडीशन रीचेज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ऑफ -55 मिलीवोल्ट। -55 मिलीवोल्ट के आसपास ये जब कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, डीपोलराइजेशन अभी हम बताएंगे डायग्राम के साथ कि डीपोलराइजेशन क्या है। और डीपोलराइजेशन ब्रिंग ए न्यूरॉन क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड। डीपोलराइजेशन प्रोसेस क्या करता है? न्यूरॉन्स को एक दूसरे थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है उसके करीब ले आता है। ये प्रोसेस। हाइपर पोलराइजेशन मूव द न्यूरॉन फर्दर फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। अगर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है तो न्यूरॉन फर्दर तरीके से थ्रेशोल्ड की तरफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज किस पे डिपेंड करता है? हमारा पोलराइजेशन कैपेसिटी। ठीक है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या रिजल्ट? एक्शन पोटेंशियल कब होता है? देखिए, रिजल्ट व्हेन डीपोलराइजेशन रीचेस द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है? -55, -55 मिली वोल्ट जब होता है तब ये डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
तो डिपोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन्स, जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है, पोटेंशियल इंक्रीजेस पॉजिटिवली। डिपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव तरीके से इंक्रीज हो रहा है न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होना डिपोलराइजेशन कहलाता है। न्यूरॉन्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना पॉजिटिव तरीके से डिपोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन ब्रिंग अ न्यूरॉन क्लोजर टू द थ्रेशोल्ड। डिपोलराइजेशन से क्या होता है कि न्यूरॉन्स को एक जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डिमांड है -55 मिली वोल्ट, उसको टुवर्ड्स ले आता है। हाइपर पोलराइजेशन मूव द न्यूरॉन्स फर्दर फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। हाइपर जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो उससे आउटसाइड की ओर ले जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन मूव द न्यूरॉन फ्रॉम द फर्दर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हमारी -55 से उससे भी अबव ले जाता है। caused by voltage gate ion channels। ये किसके थ्रू होता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की तरह। अभी डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। वोल्टेज गेट आयन चैनल्स, तो caused by वोल्टेज गेट एड सोडियम चैनल्स, उसको देखते हैं सोडियम चैनल्स को। तो वोल्टेज, वोल्टेज मतलब मैंने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें गेट लगा होता है इसलिए गेटेड कहलाता है। अभी डायग्राम से देखेंगे। गेटेड सोडियम चैनल्स, ओके। एक्टिवेशन, एक्टिवेशन गेट एंड इनएक्टिवेशन गेट। ये वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम चैनल से वो किसके थ्रू होता है, दो तरह के गेट से। अभी डायग्राम में दिखाएंगे आपको कि किस तरह एक्टिवेशन गेट होता है और इनएक्टिवेशन गेट होता है। रेस्ट की कंडीशन में क्या होगा, एट रेस्ट एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड। जब रेस्ट की कंडीशन में हो गया, कोई स्टिमुलेशन नहीं आ रही है, कोई नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है, तो एक्टिवेशन गेट क्लोज, जो एक्टिवेशन गेट है वो क्लोज हो जाएगा और इनएक्टिवेशन क्लोज ओपन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाएगा और इनएक्टिवेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में। ट्रांजिशन के केस में क्या होगा, ट्रांजिएंट इनफ्लक्स ऑफ सोडियम कॉजेज द मेम्ब्रेन टू डिपोलराइज। इनफ्लक्स मतलब क्या है, एंट्री। सोडियम जो सोडियम आयंस हैं उस causes the membrane to depolarize। डिपोलराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करवा देता। और डिपोलराइजेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें हमारे पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करता है डिपोलराइजेशन, ठीक है। न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन्स को पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं, डिपोलराइजेशन। तो ट्रांजिशन जो सोडियम है आयन है वो क्या करेगा, हमारे पोटेंशियल को डिफरेंस को इंक्रीज करता है, पोटेंशियल को इंक्रीज करता है सोडियम आयंस। फिर से समझा रहा हूँ, जो ये सोडियम आयन है जो सेल मेम्ब्रेन उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है डिपोलराइजेशन। दूसरा है वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स के हमने 3 काम देख लिए थे, अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स को देखते हैं। इसमें क्या होगा, सिंगल एक्टिवेशन, सिंगल एक्टिवेशन गेट दैट इज क्लोज्ड इन द रेस्टिंग स्टेट। सिंगल एक्टिवेशन गेट दैट इज क्लोज्ड इन रेस्टिंग स्टेट। क्या होगा, जब पोटासियम चैनल्स हैं, सिंगल एक्टिवेशन गेट दैट इज क्लोज्ड इन द रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट में क्लोज हो जाता है। और पोटासियम चैनल ओपन स्लोली, पोटासियम जो चैनल्स हैं, पोटासियम चैनल्स हैं वो ओपन स्टार्ट होने लगते हैं, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ्लक्स ऑफ पोटासियम रीपोलराइजेशन। फ्लक्स, इनफ्लक्स और इफ्लक्स दो टर्मिनोलॉजी है। इनफ्लक्स मतलब इंटर करना, इफ्लक्स मतलब बाहर क्यों जाना। तो पोटासियम रिपोलराइजेस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को दोबारा रिपोलराइज कर देता है। सो एक्शन पोटेंशियल, सो एक्शन पोटेंशियल हैज 3 फेजेस, रेस्टिंग, फॉलिंग और अंडरशूट। 3 कंडीशन है। एक्शन पोटेंशियल का 3 फेज हो सकता है, रेस्टिंग फेज, राइजिंग फेज, राइजिंग फेज हो सकता है, फॉलिंग फेज हो सकता है और अंडरशूट, अंडरशूट कंडीशन हो सकती है। तो एक्शन पोटेंशियल आर ऑलवेज सेपरेट, ऑल और नॉन प्रिंसिपल। एक्शन पोटेंशियल किसके द्वारा होता है, आर ऑलवेज सेपरेट, सेपरेट होगा या फिर ऑल और नन इवेंट्स के थ्रू होगा विद द सेम एम्पलीट्यूड,
ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड के साथ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। डू नॉट एड अप ऑफ इंटरफेयर विद ईच अदर, दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ कोई इंटरफेयर का कंडीशन नहीं क्रिएट होती है। इंटेंसिटी ऑफ a stimulus is coded by the frequency नॉट एम्पलीट्यूड। किसी भी स्टिमुलस की, जैसे किसी ने चींटी काटा या फिर किसी और चीज ने, बहुत ही गर्म चीज ने टच किया या फिर हल्के चीज ने टच किया, तो उसकी इंटेंसिटी है वो किसी फ्रीक्वेंसी से कोडिंग होती है। हमारे जो नर्व है उसमें कितनी इंटेंसिटी के साथ ये हमें नर्व इम्पल्स, चींटी काटा जा रहा है, फिर कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी क्या इंटेंसिटी है वो डिसाइड करता है हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा एम्पलीट्यूड नहीं। ठीक है, किसी भी एक्शन पोटेंशियल का। यस, अब इसी चीज को जो हमने देखा उसको हम डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। रेस्टिंग फेज में, राइजिंग फेज में क्या कंडीशन होती, ध्यान से डायग्राम को समझिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्टिमुलस कॉजेज द अबव थ्रेशोल्ड वोल्टेज, किसी भी स्टिमुलस आया सोडियम चैनल एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स चैनलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सोडियम चैनल एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा, डायग्राम में देखिए सामने। एक मिनट एनोटर्स, ये देखिए सोडियम आयंस जो है उसका चैनलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम चैनल एक्टिवेशन गेट ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इधर ध्यान से देखिए, पहले रेस्टिंग फेज से स्टार्ट होगा, रेस्टिंग फेज से राइजिंग फेज, राइजिंग फेज से टॉप कर्व फेज, फेज फिर फॉलिंग फेज, इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है, रिपीट होता है। पहले हमारे बॉडी क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, कोई भी नर्व कंडक्शन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड वोल्टेज पुलिंग सोडियम इनटू द सेल, दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो कोई चैनलाइजेशन नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, पोटेशियम चैनल्स में। जब राइजिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, कोई स्टिमुलस आया, जैसे कोई स्टिमुलस आया, ये जो सोडियम चैनल गेट है वो ओपन हो जाएगा, सोडियम चैनल गेट्स ओपन हो जाएंगे। फिर ओपन होने के बाद ये जो सोडियम आयंस है, और जो सोडियम आयन है वो क्या हो जाएगा आउटसाइड की ओर, और जो पोटासियम है वो इनसाइड की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। दो ये सारे प्रोसेस है, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन गेट क्लोजेस, और ये सोडियम चैनल एक्टिवेशन गेट है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है। फॉलिंग पेज में रिवर्स कंडीशन हो जाएगा, अंडरशूट अकर एज एक्सेस पोटासियम, पोटासियम डिफ्यूजेस आउट बिफोर पोटासियम चैनल क्लोजेस, ठीक है, दोबारा अपनी कंडीशन में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक्टिवेट हुआ फिर रिलैक्स हो गया, एक्टिवेट किया गया, रेस्टिंग से राइजिंग फेज, राइजिंग फेज से टॉप कंडीशन में जाएगी, फिर फॉलिंग फेज में कंडीशन चलता रहेगा, रिपीटेशन इस प्रोसेस का। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है हमारी बॉडीज में, न्यूरो कंडक्शन कैसा होता है, पहले रेस्टिंग न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स का जो आउटर लेयर दिया आप देखिए, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, आउटसाइड पॉजिटिव है, इनसाइड नेगेटिव है मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और सोडियम गेट होंगे, पोटासियम गेट चैनल होगा साइटोप्लाज्म के बाद, सोडियम पोटासियम पंप क्रिएट होगा। एक्शन पोटेंशियल जब एक्साइट हो जाती है, एक्साइटेड स्टिमुलस आया, कोई स्टिमुलस आया, जैसे स्टिमुलेशन आया सोडियम चैनल्स क्या ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सोडियम आयंस न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करेंगे। सोडियम चैनल्स ओपन होने के बाद, पोटासियम चैनल्स ओपन होने के बाद पोटासियम आयंस न्यूरॉन्स को लीव कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। पहले क्या होगा, जो सोडियम आयन है, सोडियम आयंस क्या करेंगे कि न्यूरॉन्स में इंटर कर जाएंगे, न्यूरॉन्स में इंटर करने के बाद पोटासियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, पोटासियम चैनल्स क्या होंगे, पोटासियम चैनल्स न्यूरॉन को लीव कर देंगे और इस मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर देंगे, सोडियम पोटासियम पंप एक्टिव हियर, और सोडियम पोटासियम पंप एक्टिव हो जाने स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, चार्ज रीस्टोरेशन प्रोसेस चलता रहेगा, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीच। ठीक है, और इसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहता है, सोडियम पोटासियम पंप।
पंप मीन्स क्या होता है, जिसमें फ्लो हो रही हो, ठीक है, जैसे हैंड पंप कहते हैं, वाटर पंप कहते हैं, पंप के एक रास्ता जिसमें फ्लो होता है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, तो ईच एक्शन पोटेंशियल इज इन रेस्टिंग फेज, जो रेस्टिंग फेज में होता है वो रिफ्लेक्ट्स अ रिवर्सल इन मेम्ब्रेन पोलैरिटी, हमारे मेम्ब्रेन पोलैरिटी को मेंटेन करता है। पॉजिटिव चार्जेस टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इनफ्लक्स क्या करना है, इनफ्लक्स इंटर करना सोडियम आयन, कैन डिपोलराइज द एडजेसेंट रीजन टू थ्रेशोल्ड, जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे डिपोलराइजेशन की तरफ, ठीक है। डिपोलराइजेशन हमने देखा था, डिपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी तरफ मेंटेन करना, कितना है -55 mm, ठीक है। एंड सो द नेक्स्ट रीजन प्रोड्यूसेस इट्स ऑन एक्शन पोटेंशियल, एक के बाद एक दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहे और न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन, जो मैसेज है न्यूरोट्रांसमिट इंपल्स, वो ट्रांसमिट होता रहे। मीनवाइल द प्रीवियस रीजन रीपोलराइजेस, एक जो पिछला था वो क्या होगा, प्रीवियस रीजन रीपोलराइज हो जाएगा और सामने वाला पोलराइजेशन होगा, तो एक पोर्शन अगर पोलराइज है तो दूसरा रीपोलराइज होगा, ठीक है। फिर दूसरा जो पोलराइजेशन कंडीशन में आया था वो दूसरे दोबारा रिपोलराइज हो जाएगा, ठीक है, बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ताकि वो हमने अभी डायग्राम में देखा था ना, एक एक्शन कर रहा था, दूसरा रेस्ट ले रहा, दूसरा रेस्ट ले रहा था, तीसरा काम कर रहा, तो इस तरह से एक के बाद एक सिग्नल, ये क्लॉकवाइज सिग्नल चलता रहता है, ठीक है। ये सारे काम कहाँ होते हैं, हमारे नर्व्स में, ठीक है। नर्व में ये कंडक्शन आप डायग्राम से देख सकते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन किसका, न्यूरॉन का, न्यूरॉन के आउटर लेयर में पॉजिटिव चार्ज था, इनसाइड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब इसमें ट्रांसमिशन के लिए क्या स्टार्ट हो जाएगा, वन बाय वन पोटेंशियल पंप क्रिएट होना स्टार्ट होंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस शुरू हो जाएंगे। सो प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोपेगेट होंगे, टू वेज टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कैसे इंक्रीज हो जाएगा, एक्सोन हैज अ लार्ज डायमीटर, जो हमारा एक्सोन है उसमें लार्ज डायमीटर होगा, लेस रेसिस्टेंट टू द करंट फ्लो, करंट को रेसिस्ट नहीं करता बल्कि और फ्लो करने में मदद करता है। फाउंड प्राइमरली इन इनवर्टिब्रेटेस, जो दो तरह की कंडीशन होती है, वर्टिब्रा इनवर्टिब्रा, क्या ऑर्गेनिजम्स के टाइप है, तो उसमें ये जनरली फाउंड किया जाता है। तो एक्सोन इज माइलिनेटेड, हमारा जो मेल है, सॉरी जो ह्यूमन बींग्स है उनका क्या होता है, मैमेलियंस है, उनके जो एक्सोन है उसमें क्या होता है, कवरिंग होती है, माइलिन शीथ लगा होता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल जो इज ओनली प्रोड्यूस्ड एट द नोड्स ऑफ राइनवीयर, सो जो एक्शन पोटेंशियल वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, नोड्स ऑफ राइनवीयर, जैसे हमने डायग्राम में देखा था ना, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होगा, फिर न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा, इंपल्सेस जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड में जंप कर जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है, और इसे सेलेटरी कंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सेलेक्टरी कंडक्शन में क्या हो गया, एक न्यूरॉन से, एक नोड ऑफ राइनवीयर से दूसरे नोड ऑफ राइनवीयर में जंप करना, एक्शन पोटेंशियल का। डायग्राम में देखिए सोडियम का यहाँ पे पंप तैयार है, इस पंप से सेलेक्टरी कंडक्शन हो गया, जंप कर गया सेलेक्टरी कंडक्शन, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल दूसरे नोड ऑफ राइनवीयर को ट्रांसमिट कर दिया गया। अब न्यूरॉन ट्रांसमिशन कैसे होता है ये प्रोसेस, तो इलेक्ट्रिकल नो सिनेप्स, सिनेप्स का फॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिकल तरीके से कैसे होगा, कॉमन इन हार्ट, अलग अलग न्यूरो ट्रांसमिशन के तरीके हैं, केमिकल बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। तो इलेक्ट्रिकल बेस्ड कहाँ पे, तो हार्ट में और डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉमन है। मेंटेन स्टडी एंड रिदमिसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो भी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता रहता है, क्यों, ताकि फूड का चर्निंग हो, मूवमेंट्स हो, पेरिस्टालसिस होता रहे। और दूसरा क्या है, हार्ट, हार्ट में भी हमने देखा था नोड ऑफ राइन, वहां पे क्या देखा था हमने, ऐसे नोड, एवी नोड, ए वेस्कुलर नोड, है ना, ये जो नोड है उसी से इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिदमिसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। और जितने भी ऑल सेल्स इन इफेक्टर कंटेन रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, हर एक सेल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर लगा होता है। केमिकल, केमिकल स्केलेटल मसल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका जो केमिकल है, स्केलेटल मसल्स है, उसको देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ, अब देखते हैं कि किस तरह से
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो हमने देख लिया कि हार्ट में होती है, इसको हार्ट के टाइम पे भी अच्छे से पढ़ा था। अब देखते हैं कि किस तरह से इन जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, केमिकल्स का, वो कैसे चीजें चलते रहती हैं, केमिकल ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ गैप, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब जो हमारे एक्सोन का एंडिंग पार्ट है, वो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ गैप, ये गैप होता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में, विच प्रिवेंट्स एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम मूविंग डायरेक्टली टू रिसीविंग न्यूरॉन्स। ये डायरेक्टली ट्रांसमिशन से रोकता है, इसके बजाय ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं उसको केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एट सिनेप्स, सिनेप्स की जगह पे, जहाँ पे नर्व एक्स का एंडिंग एक्सोन और जो हमारा डेंड्राइट्स है दोनों जहाँ पे मिलते हैं। तो नर्व इंपल्स कैसे कैसे ट्रांसमिशन होती है, पहला एक्शन पोटेंशियल है सिनेप्टिक नोब में, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स में, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स फ्यूज विथ मेम्ब्रेन। ये प्रोसेस कैसे होता है, पहले सिनेप्टिक नोब में, सिनेप्टिक नोब से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में या फिर जो हमारे मसल सेल्स है उसमें जो कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, उसको उस जो कैल्शियम चैनल्स है उसको ओपन होना, फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल है एक्सोन एंड में न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स हैं वो फ्यूज हो जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ, और फिर जैसे ही फ्यूज होंगे वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, डेंड्राइट्स और सिनेप्स एक्सोन एंड के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, उस समय न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे दोनों कंबाइन करेंगे। बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू प्रोटीन रिसेप्टर, ये जो इसका बाइंडिंग साइट्स है न्यूरोट्रांसमीटर का, वो प्रोटीन रिसेप्टर से ही मॉलिक्यूल से न्यूरॉन्स को, मेम्ब्रेन्स को रिसीव कर लेता है। ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स, और इसमें अगला स्टेप क्या होता है, जितने भी हमारे चैनल्स वो ओपन हो जाता है ताकि मूवमेंट्स आसानी से हो सके। ट्रिगरिंग ऑफ न्यू एक्शन पोटेंशियल, जिससे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहे। अब न्यूरॉन्स के कई टाइप्स हैं, न्यूरॉन्स के कई कई ऑर्गन्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको हम देखते हैं। क्या न्यूरो ट्रांसमीटर, इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या होगा, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनेप्टिक नोड बना हुआ है उसे प्री सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं। वेसिकल्स मतलब सिनेप्टिक वेसिकल्स, डायग्राम में देखिए, ये वेसिकल्स मतलब क्या है, छोटा ग्लास नुमा स्ट्रक्चर, वेसिकल्स मतलब ग्लास बर्तन, इस तरह से कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई चीज प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर कुछ सेल है जिसमें लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है तो उसे वेसिकल कहा जाता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, ये प्रोसेस के थ्रू चीजें होती हैं। तो आप डायग्राम में देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक्सोन का एंडिंग पार्ट है जिसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, सिनेप्टिकल वेसिकल्स कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे न्यूरो का ट्रांसमिशन होना है हमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डिनोट कर रहा है ये, और आयन चैनल है, रिसेप्टर है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब इन्हीं के थ्रू ट्रांसमिशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, जो सिनेप्टिक नोव है उसमें ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल का ओपनिंग स्टार्ट होगा, और न्यूरो ट्रांसमीटर जो वेसिकल्स है उसमें जो न्यूरो ट्रांसमीटर में जो न्यूरॉन्स है का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जैसे स्टाइल कोलिन है, डोपामाइन, इनका रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ना आप जो देख रहे हैं, इसमें इसमें क्या होगा, सिक्रीशन स्टार्ट हो, जैसे ये डायग्राम से देखिए, देख रहे हैं ये वेसिकल है, इसका जो सिक्रीशन है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल फ्यूज विथ मेम्ब्रेन, ये देखिए सामने मेम्ब्रेन से उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, और रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरह से सोडियम और पोटासियम, जो सोडियम है उसका सोडियम पंप क्रिएट होगा, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू प्रोटीन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑन रिसीविंग न्यूरॉन मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है उसे प्रोटीन के साथ बाइंड करना स्टार्ट हो जाएगा। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, दूसरे स्टेप में जो हमारे चैनल्स है सोडियम के वो ओपन हो जाएंगे, ट्रिगरिंग ऑफ न्यू एक्शन पोटेंशियल, और इससे फिर दूसरा नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, एमिनो एसिड ड्राइव्ड न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वो एमिनो एसिड के बने होते हैं, किसके, एमिनो एसिड के। और जो एमिनो एसिड के बने होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये ड्राइव फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन नॉर इपिनेफ्रिन इनके द्वारा ये बनता है। ठीक है, नॉर इपिनेफ्रिन और नेपिनेफ्रिन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इसको बनाने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। एमीन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइलकोलिन, ये एमीन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये एमीन न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, NH3। एमिनो एसिड बेस्ड कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है, अस्पार्टिक एसिड, गाबा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सारे एमिनो एसिड्स बेस्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। अगला है पॉलीपेप्टाइड्स बेस्ड न्यूरोट्रांसमीटर, इंक्लूड मेनी विच आल्सो फंक्शन एज हार्मोन्स, बहुत सारे जैसे एंडोर्फिन है, मॉर्फिन है, जो हार्मोन के रूप में भी फंक्शन करते हैं। तो ये सारे थे अलग अलग रेफरेंसेस न्यूरोट्रांसमिशन